नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन इंग्लिश टॉपिक प्रेपोजिशन। इससे पहले हमने आर्टिकल किया और नाउन किया। आज करेंगे हम प्रेपोजिशन, जो हर बार एस्टेट के एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है, दो भी आ जाते हैं और ग्रुप डी एग्जाम में भी आता है, सीईटी एग्जाम में भी आया है। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम आज प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे, क्या होता है प्रेपोजिशन, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे आ सकते हैं। तो उस तरीके से हम प्रेपोजिशन को देखेंगे। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन प्री प्लस पोजीशन से बना है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा सीधा प्रेपोजिशन जैसे एट, ऑन, बिटवीन, इट, बिटवीन, अमंग, इनटू, इन, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि प्री प्लस पोजीशन, पहले, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। तो अब देखते हैं हम, जैसे प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। वह क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। जैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक है। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ ये क्या हुआ? ये नाउन है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। तो इस तरीके से जो ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? नाउन। इस तरीके से हमने प्रेपोजिशन के बारे में जानना है। ऐसे डैश दे देंगे खाली स्थान कि बताइए कि इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो इस तरीके से हम प्रेपोजिशन को समझेंगे। आप ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रेपोजिशन है, जैसे एक है बिटवीन, एक है इन बिटवीन और एक होता है अमंग। एक होता है बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग। AMONG, अमंग, बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग। इन तीनों का अर्थ होता है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? बीच में। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? बीच में। इनका अर्थ, बिटवीन का अर्थ, इन बिटवीन का अर्थ और अमंग, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? बीच में। हम पढ़ेंगे जैसे इन बिटवीन। इन बिटवीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। दो के लिए किया जाता है। जैसे बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और इन बिटवीन का प्रयोग दो के बीच कोई तीसरा।
बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, और इन बिटवीन का प्रयोग दो के बीच कोई तीसरा, और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, अधिक के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, आसान भाषा में बताया जाएगा कि प्रेपोजिशन का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। जैसे बिटवीन है, बिटवीन और इन बिटवीन और अमंग दो तीनों का मतलब क्या होता है, बीच में, लेकिन इनको प्रयोग कैसे किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, इन बिटवीन का प्रयोग दो के बीच कोई तीसरा, और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स मिठाइयों को डैश राम एंड श्याम, मिठाइयों को बांट दो राम एंड श्याम। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी बिटवीन की कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन है, दो राम है और श्याम है, राम और श्याम है, दो है, और यहाँ इन बिटवीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो के बीच कोई तीसरा, यहाँ दो के बीच कोई तीसरा नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स राम एंड श्याम की जो मिठाई है दो के बीच बांट दो, तो क्या आएगा यहाँ पर, बिटवीन। तो क्या आएगा, बिटवीन। तो इसके अंदर क्या आएगा, बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। तो ये इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, डिस्ट्रीब्यूट ग्रेप्स बिटवीन राम एंड मोहन, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन सीता एंड गीता। इस तरीके से आप इसके बारे में जान सकते हो। उसके बाद है एग्जाम्पल है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज डैश मोहन एंड सोहन। डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज मोहन एंड सोहन। जो आमों को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर भी क्या बात है, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात है कि इसका दो के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या आएगा, बिटवीन। यहाँ भी क्या आएगा, बिटवीन। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को समझ सकते हो। आप ध्यान रखना कि दो की बात की है या दो के बीच तीसरे की बात की है या ज़्यादा के लिए बात की है। उसके बाद है जैसे एग्जाम्पल Ravi is standing dash Ram and Sham। Ravi is standing राम एंड श्याम। आप खुद देखिए
बिटवीन की क्या डेफिनेशन थी कि जब दो के बीच मतलब दो के लिए प्रयोग किया जाता तो बिटवीन, तो यहाँ देखना एक रवि है और एक राम है एंड एक श्याम है, तो बिटवीन तो आएगा ही नहीं। तो उसके बाद हमने इन बिटवीन को पढ़ा था कि दो के बीच कोई तीसरा। तो आप देखो रवि है जो स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, रवि खड़ा है किसके बीच, राम एंड श्याम के बीच। तो रवि किसके बीच खड़ा है, राम एंड श्याम के बीच। तो हमारी डेफिनेशन सही हुई, इन बिटवीन दो के बीच कोई तीसरा। तो क्या हुआ, यहाँ क्या आएगा, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे सरल भाषा में मेरे ख्याल से तो कोई हो नहीं सकता। रवि इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम। आप बोल सकते हो कि मोहन इज स्टैंडिंग डैश राम एंड श्याम। जैसे गीता इज स्टैंडिंग मोहन एंड सोहन। इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे भी अगर आपको इस चीज़ का रूल पता लग गया तो आप ये गलत नहीं करोगे। इम्पोर्टेंट अभी पूछा जाता है कई बार। उसके बाद पढ़ते हैं, हमने बिटवीन को देखा, इन बिटवीन को देखा। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट, एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डैश चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स चिल्ड्रन। आप खुद देखिए, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, इन बिटवीन का प्रयोग दो के बीच कोई तीसरा। यहाँ ना तो दो हैं ना कोई दो के बीच कोई तीसरा है, तो हमारे पास बचा कौन, अमंग। हम इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बुकों को, किताबों को बांट दो, चिल्ड्रन बच्चों में। तो क्या डेफिनेशन थी कि का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ये दो से अधिक है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ सीधा क्या आएगा, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट्स ग्रैप्स अमंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट्स पेन्स अमंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट ग्रैप्स अमंग चिल्ड्रन। इस तरीके से आप इसके बारे में देख सकते हो। आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स रवि एंड मोहन, बिटवीन आएगा। और रवि इज स्टैंडिंग डैश मोहन एंड सोहन, दो के बीच में तीसरा बिटवीन। और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन, तो ये भी हमारा इस तरीके से होगा। आपने देखा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमने इसको देखा, इसके बाद हम देखते हैं अगली प्रेपोजिशन कौन सी है। बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग का ज़्यादातर पूछा जाता है। और अब इसके बाद है इन और इनटू। अब पढ़ते हैं इन और इनटू। इन और इनटू, इसका अर्थ दोनों का क्या है। जैसे कि में मतलब जैसे इन का प्रयोग, का प्रयोग, जैसे इनका प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो। जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो तो इन का प्रयोग करेंगे। और जब कोई वस्तु बाहर से, और जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, और इनटू जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल आई एम
आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो यहाँ क्या है कि आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ। ये क्या है कि जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो या कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पहले से ही अंदर हो, वो क्या कह रहा है कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, वो पहले ही कमरे में है, तो क्या आएगा इन, तो क्या आएगा इन, आई एम इन द रूम। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, ही जंप्ड into द रिवर। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, जंप कर रहा है, मोशन कर रहा है कि जब कोई वस्तु अंदर से बाहर से अंदर जा रही है, मतलब क्या है कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी के अंदर छलांग लगा रहा है, मोशन कर रहा है। जहाँ भी कोई मोशन की अवस्था होगी, मोशन होगा, तो इनटू का प्रयोग होगा, और जहाँ पर सीधा कोई चीज़ अंदर ही है तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है जैसे उसके बाद इंटू अवस्था परिवर्तन के लिए भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। इंटू अवस्था परिवर्तन कमज़ोर बच्चों के लिए एक प्रयास है, कमज़ोर बच्चे पढ़ सकते हैं। इंटू अवस्था परिवर्तन के लिए भी इंटू का प्रयोग किया जाता है, इंटू का प्रयोग किया जाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे दूध का दही बनना और बर्फ़ का पानी बनना, ये एक अवस्था चेंज हुई। इस तरीके से इसमें मतलब इंटू का प्रयोग होगा। जैसे आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, CURD कर्ड। तो देखिए आई चेंज मिल्क, मैंने चेंज किया, बदल दिया मिल्क दूध को कर्ड में, मतलब दही में, उसकी अवस्था परिवर्तन कर दिया। तो इस तरीके से अवस्था परिवर्तन के लिए भी, जैसे आई चेंज मिल्क इनटू द बर्फ, आई चेंज मिल्क इनटू द कर्ड, आई चेंज, जैसे बर्फ़ को भी वाटर में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में बना सकते हो। उसके बाद आई चेंज आइस इनटू वाटर, ऐसे भी कर सकते हो। आई चेंज आइस इनटू वाटर, कि बर्फ़ को पानी में बदलते हैं। तो इसकी अवस्था के लिए परिवर्तन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं इन और एट का प्रयोग। इन और एट, इनका प्रयोग, एक तो कोई भी चीज़ कोई अंदर ही थी, इसका प्रयोग इन, जो अब इसका प्रयोग एक और किसके लिए करता है, इसका प्रयोग बड़ी वस्तु, बड़ी जगहों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी जगहों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी जगहों के लिए किया जाता है। जैसे आई लिव एट, इसका प्रयोग बड़ी जगहों के लिए किया जाता है। और एट का प्रयोग छोटी जगहों के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग छोटी जगह, इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, जगह के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि आई लाइव
आई लाइव डैश पुष्कर, आई लाइव डैश पुष्कर कॉलोनी डैश ग्वालियर GUOLIOR ग्वालियर। आई लिव पुष्कर कॉलोनी डैश ग्वालियर। आई लिव वह कहाँ रहता है, पुष्कर कॉलोनी में। कॉलोनी क्या है, छोटी है, ग्वालियर बड़ा है। देखिए आई लाइव पुष्कर कॉलोनी, मैं रहता हूँ पुष्कर कॉलोनी में। पुष्कर कॉलोनी कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो बड़ी चीज़ क्या हुई, ग्वालियर, ये छोटी हुई। तो बड़ी चीज़ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बड़ी चीज़ के लिए इन का प्रयोग करेंगे और छोटी चीज़ के लिए एट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और पूछा जा सकता है, आई लिव, जैसे आई लिव, ये लाइव, आई लाइव डैश ग्वालियर। आई लाइव ग्वालियर डैश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आप अब देखिएगा, आई लाइव ग्वालियर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश बड़ा है, ग्वालियर छोटा है, क्योंकि जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अब देखिए आई लाइव एट, यहाँ क्या आएगा, एट, आई लाइव एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। इस तरीके से हम प्रश्नों को कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं इंग्लिश में। इन, एक तो इन का प्रयोग कोई भी चीज़ है पहले से ही अंदर है, आई एम इन द रूम, इस तरीके से, और आई एम इन द गार्डन, इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक ऐट का प्रयोग है छोटी वस्तुओं के लिए किया जाता है और इन का प्रयोग बड़ी वस्तुओं के लिए किया जाता है। और उसके बाद है, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी वे में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ऐट का प्रयोग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी ये किया जाता है। ऐट का प्रयोग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी किया जाता है। परफॉर्मेंस कैसे, जैसे आई एम गुड प्लेइंग क्रिकेट है, आई से आई एम जैसे आई एम गुड प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट है। आई एम गुड प्लेइंग क्रिकेट। ऐड का प्रयोग परफॉर्मेंस क्या है उसकी, कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। आई एम गुड प्लेइंग क्रिकेट, मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्या आएगा, ऐट। वो कैसा, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, ऐट मतलब वो अच्छा खेल रहा है। तो ऐड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। इस तरीके से भी आप इसके बारे में, जैसे ही इज़ गुड फिजिक्स, उसके बाद ऐसे कर सकते हो, ही इज़ गुड डैश फिजिक्स, ही इज़ गुड फिजिक्स। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, क्या है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिजिक्स में अच्छी है, ही इज़ गुड फिजिक्स। तो यहाँ क्या आएगा भाई, एट, ये इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यू आर वीक, अब ऐसे और भी लिख सकते हो, जैसे यू आर वीक
यू आर वीक डैश, यू आर वीक मैथ, यू आर वीक मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से भी तो क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है क्या है, इसमें कमज़ोर है। परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आप देखिए, आई एम गुड प्लेइंग क्रिकेट, मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। ही इज़ गुड फिजिक्स, उसकी जो फिजिक्स है वो अच्छी है। यू आर वीक एट मैथमेटिक्स, तुम मैथ में कमज़ोर हो। इस तरीके से आप प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। उसके बाद है भाई, उसके बाद है ऑन और अपॉन। उसके बाद है ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन। ऑन ऊपर, ऑन ऊपर और अपॉन ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ऑन ऊपर, अपॉन ऊपर जाने के लिए। जैसे देयर इज ए पेन डैश, देयर इज ए पेन डैश द टेबल। तो आप देखिए ऊपर, देयर इज ए पेन डैश टेबल, तो वो क्या कह रहा है कि ऊपर है, वहाँ जो टेबल के ऊपर क्या है पेन है। तो क्या है पेन, ऑन। तो क्या आएगा ऑन, ये मतलब टेबल के ऊपर क्या है पेन है। तो ऊपर जाने के लिए जब हम कोई चीज़ रखने जाते हैं तो उसके लिए आई एम गोइंग टू कीप, आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन डैश द टेबल। आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन द टेबल। तो क्या है कि हम ऑन का मतलब क्या था, ऊपर की। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल पर है। ऊपर जाने के लिए मतलब आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल, मतलब कि जो मैं पेन को टेबल पे रखने जा रहा हूँ। और देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल पर रखा है, ये पहले से जैसे रखा है। और ये इसका मतलब क्या है, रखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हो भाई। उसके बाद है, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इसी तरीके से अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हो और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अंडर और बीनीथ, अंडर और बीनीथ। अंडर का मतलब क्या है, नीचे, और बनीथ का मतलब भी क्या है, बीनीथ का मतलब भी क्या है, दोनों का मतलब क्या है, नीचे। और हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अंडर क्या होता है, अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग जो दिखाई दे रही वस्तु चीज़ें होती हैं, जो नीचे तो हैं पर वो दिखाई दे रही हो, मतलब क्या है, अंडर का प्रयोग जो दिखाई दे रही हो, नीचे तो हो पर वो दिखाई दे रही हो। लेकिन बीनीथ का प्रयोग जो दिखाई न दे, नीचे हैं पर दिखाई नहीं देती, जो बीनीथ का प्रयोग जो
दिखाई नहीं देती। मतलब क्या है कि अंडर का प्रयोग कहाँ होता है, जो चीज़ किसी चीज़ के नीचे है वो दिखाई दे रही है, और beneath का प्रयोग जो चीज़ नीचे है परंतु वो दिखाई नहीं दे रही। तो देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम स्टैंडिंग डैश द रूफ। I am standing dash the roof, और all the oil resources are dash the land। all the oil resources are dash the land। अब आप देखिए कि आई एम स्टैंडिंग द रूफ, क्या कोई छत के नीचे दिखाई नहीं देता? हाँ, तो छत के नीचे कोई दिखाई दे रहा है, नीचे तो है पर वो दिखाई दे रहा है। क्या? तो अंडर का प्रयोग जो दिखाई दे रही चीज़ें होती है, जैसे आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, क्या आएगा? अंडर द रूफ। इसका मतलब क्या है, वो नीचे तो है पर वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो क्या आएगा? अंडर। और बीनीथ का प्रयोग जो चीज़ नीचे है, जैसे ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर डैश द लैंड, जो तेल के स्रोत हैं वो धरती के मतलब भूमि के नीचे हैं। जो मतलब ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर डैश द लैंड, जो तेल के स्रोत हैं सारे के सारे वो धरती के नीचे हैं, मतलब वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, नीचे तो है पर दिखाई नहीं दे रही, तो क्या आएगा? बीनीथ है। इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आपको समझ आया होगा अंडर नीचे, बीनीथ का प्रयोग इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से और देख लेते हो तो मैं कहता हूँ कि इससे आसान भाषा में तो कोई कुछ हो नहीं सकता। आपको बिल्कुल सरल भाषा में ये चीज़ें सिखाई गई हैं। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बिसाइड और बिसाइडस है। बिसाइड और बिसाइडस, इनका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड का अर्थ क्या होता है? के बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, के अलावा। आपको या तो ये मिलेगा एग्जाम में ग्रुप डी के, या आपको इन और इनटू वाला मिलेगा। 100% चांसेज है इनके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं। बिसाइड्स का मतलब है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई वाज सिटिंग डैश हिम इन ए टेम्पो। I was sitting dash him in a tempo। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे I was dash me everyone went to picnic डैश टू पिकनिक है। अब देखिए, बिसाइड का मतलब है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब है के डैश हिम इन ए टेम्पो, बिसाइड मतलब बगल में, आई वाज सिटिंग मैं बैठा था, हिम इन ए टेम्पो उसके बगल में, बिसाइड आएगा भाई। इसमें क्या आएगा? बिसाइड की आई वाज सिटिंग मैं वहाँ बैठा था, बिसाइड हिम इन ए टेम्पो उसमें, टेम्पो में उसके बगल में।
ये क्या कह रहा है, डैश मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक है, मतलब मी मेरे, एवरीवन सभी, वेंट टू पिकनिक गए, मतलब बिसाइड्स है, मतलब बिसाइड्स मतलब के अलावा, मेरे मतलब मी बिसाइड्स मी, मेरे अलावा, एवरीवन वेंट टू पिकनिक है, मेरे अलावा सभी के सभी कहाँ गए, पिकनिक में गए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आई वॉज सीटिंग बिसाइड हिम इन ए टेम्पू, मैं वहाँ बैठा था उसके बगल में, टेम्पू में उसके बगल में बैठा था। बिसाइड्स मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक, मैं मेरे अलावा सभी पिकनिक पर चले गए। इस तरीके से हम इसको समझेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा। आई वॉज सीटिंग बिसाइड हिम इन ए टेम्पू, मैं वहाँ टेम्पू में बैठा तो उसके बगल में। बिसाइड्स मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक, मेरे अलावा सभी के सभी पिकनिक में चले गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर। सिंस और फॉर क्या है, सिंस का प्रयोग क्या है, निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, निश्चित समय के लिए किया जाता है भाई, किया जाता है। इस तरीके से आप इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन, जैसे he has been playing cricket. He has been playing cricket dash 10 o'clock. He has been playing cricket dash 10 o'clock, और I have been reading dash 2 hours. देखिए, सिंस का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर ये टेंस में भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ये ज़्यादातर कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं भाई। निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है सिंस का, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 10 o'clock, ये क्या है कि निश्चित, वो क्या खेल रहा है कि 10 बजे वो क्रिकेट खेल रहा है। तो निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। उसके बाद आई हैव बीन रीडिंग डैश 2 hours, वो क्या कह रहा है कि 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 घंटे से रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है। आई हैव बीन रीडिंग 4 hours, आई हैव बीन रीडिंग 5 hours, आई हैव बीन रीडिंग 10 hours। इस तरीके से बोल सकता है कि उससे क्या है कि अनिश्चित समय 2 hours, 4 hours, 3 hours, 5 hours, इस तरीके से अगर बोलता है कि अनिश्चित समय के लिए, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का। अगर यहाँ बोलता है कि 2 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, इस तरीके से अगर बोलता है कि वो निश्चित समय बताता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। आप इसको ध्यान से समझिए। सिंस और फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 11 o'clock, भी कुछ भी आ सकता है। तो इसका प्रयोग क्या है, सिंस का। ये करेक्ट टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, इस तरीके से 11 hours, 12 hours, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये अनिश्चित समय है कि 2 घंटे से या 4 घंटे से या 5 घंटे से, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो।
आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल भाषा में, जो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती, मैं कहता हूँ अगर वो आसान इसको ध्यान से देखे तो उसको ये ज़रूर समझ में आएगी। उसके बाद है बाय, बाय और विद। बाय और विद, जैसे बाय वाहन से आने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाय का प्रयोग वाहन से आने के लिए किया जाता है। आने के लिए किया जाता है कि बाय का प्रयोग वाहन से आने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई कम एयर बाय बस, एग्जाम्पल है आई कम एयर डैश बस, आई कम एयर डैश कार, आई कम एयर डैश मोटरसाइकिल। इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या आएगा, बाय, क्या आएगा, बाय, कि आई कम एयर बाय बस, मैं बाय बस आया हूँ, बस के द्वारा आया हूँ। आई वेंट टू देयर, आई वेंट टू देयर डैश टेम्पू, मैं वहाँ टेम्पू से गया, मैं आई कम हेयर बाय बस, मैं यहाँ बस से आया। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। आई कम हेयर बाय बस, मैं यहाँ बाय बस से आया। आई वेंट टू देयर टेम्पू, मैं वहाँ बाय टेम्पू गया, मैं वहाँ बाय टेम्पू से गया। इस तरीके से आप बाय का प्रयोग कर सकते हो। और बाय का प्रयोग एक फ्यूचर पोजीशन के लिए भी किया जाता है। फ्यूचर पोजीशन के लिए भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे कि ही विल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही विल हैव गोट जॉब डैश 2024 है। ही विल हैव गोट जॉब डैश 2024, ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना है भाई। ही विल हैव गोट जॉब, तो इसका बाय का प्रयोग क्या होगा, बाय। वो क्या होगा कि ही विल जॉब, वह जॉब प्राप्त कर चुका होगा 2024 तक। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद विद का प्रयोग, ये हमने देखा बाय का प्रयोग। अब हम देखते हैं विद का प्रयोग कैसे हो। जब कोई चीज को हाथ से पकड़ते हैं, विद का प्रयोग कब कैसे होगा, जब कोई चीज हाथ से पकड़ते हैं, जब कोई चीज हाथ से पकड़ते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर डैश रेड पेन वगैरह। कि जब कोई चीज हाथ से पकड़ रहे हैं तो आई एम राइटिंग ए लेटर रेड पेन से। तो ये क्या हुआ कि पेन को किससे पकड़ करके लिखेंगे, हाथ से पकड़ करके लिखेंगे, तो क्या आएगा, विद। कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ विद रेड पेन, लाल पेन से। तो जब कोई चीज हाथ से पकड़ते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो क्या आएगा, विद का प्रयोग। विद रेड पेन, वो किससे लिख रहा है, विद रेड पेन से। आई
एग्जाम्पल आई एम ऑलवेज डैश यू आई एम ऑलवेज डैश यू। तो जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, साथ होने में भी विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग जब कोई हाथ से चीज़ पकड़ रखी हो, आई एम राइटिंग लेटर विद रेड पेन, आई एम ऑलवेज विद यू, इस तरीके से हमने विद का प्रयोग देखा। उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग देखेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। मैं मानता हूँ कि आपको प्रेपोजिशन समझ में भी आएगी और आसान भाषा में आपको कराया गया है और आपको एग्जाम में इसी तरीके से देखने को प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद है ऑफ। इसका मतलब होता है का के की। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ का के की मतलब इसका है संबंध। क्या होता है? संबंध। इसमें फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे एग्जाम्पल यू आर फादर, यू आर फादर डैश मोहन, यू आर फादर डैश मोहन। और एक ऑफ का प्रयोग जब कोई बीमारी से मर गया हो, मर गया हो। एक तो प्रयोग ऑफ का किससे होगा कि जब कोई संबंध हो, जैसे कि यू आर फादर मोहन, और जब कोई बीमारी से मर गया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डाइड डैश कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अब देखिए कि जब कोई संबंध है, यू आर मोहन ऑफ फादर ऑफ मोहन, यू आर फादर ऑफ मोहन, आप मोहन के पिता हो, ये क्या है? संबंध। और उसके बाद जब कोई बीमारी से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, वो किससे मर गया? बीमारी से मर गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो आप इस तरीके से आसान भाषा में इसको देख सकते हो और आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे सरल भाषा में मैं मानता हूँ कि मैंने भी नहीं कहीं देखा और ना ही शायद हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए। उसके बाद है भाई, ऑफ और फ्रॉम। उसके बाद है ऑफ, बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगी। आप कह ही नहीं सकते कि ये मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद है फ्रॉम। एक है ऑफ और एक है फ्रॉम। ऑफ का प्रयोग जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है। ऑफ का प्रयोग जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है, अपने आप गिरती है। ऑफ का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है। और फ्रॉम का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है। जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है, किसी के द्वारा गिराई जाती है। ऑफ का प्रयोग ऑफ का प्रयोग जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है और फ्रॉम का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल लीव्स fall dash the tree, leaves fall dash the tree, or he pushed me dash the roof। आप देखिए
बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। कोई भी वर्डेशन वगैरह कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑफ का प्रयोग जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है, ऑफ का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है। और फ्रॉम का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है। देखिए, लीव्स फॉल डैश द ट्री, जो पत्तियां हैं वो वृक्ष से गिर रही हैं। क्या पत्तियों को वृक्ष से गिराता है? नहीं, अपने आप गिर रही है। जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है, द लीव्स होती है पत्तियां, फॉल मतलब गिरना, डैश द ट्री, जो पत्तियां हैं वृक्ष से गिर रही हैं, तो इसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा। ही पुश्ड मी, पुश मतलब धक्का देना। ही पुश्ड मी द डैश द रूफ, उसने मुझे छत से धक्का दिया। ही पुश्ड मी डैश द रूफ, उसने मुझे छत से धक्का दिया। तो जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है, क्या हुआ? तो उसने मुझे गिरा दिया छत से, तो क्या हुआ? वो जबरदस्ती गिराया गया। तो जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? फ्रॉम। आप इस तरीके से आसान भाषा में इसे समझिए। ही पुश्ड मी फ्रॉम द रूफ, लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। आपको बिल्कुल एग्जाम ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा, ऐसी वैसे हम नहीं पढ़ाते भाई, ठीक है। हम ऐसे ही अच्छा पढ़ना चाहते हैं और अच्छा ही पढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे कि इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन मिलेंगे भाई, देख लेना। उसके बाद अभी ऑन, ओवर, अबव। ऑन, ओवर और अबव। ऑन, ओवर और अबव। ऑन क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो। जब कोई चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल ऊपर हो। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझेगा भाई। बिल्कुल जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल ऊपर हो तो वो क्या, जैसे ये बिल्कुल ऊपर है इसके ऊपर, तो ये कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग होगा। और ओवर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी चीज़ से थोड़ा ऊपर हो। जब कोई चीज़ किसी से थोड़ा ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग। ओवर का, जैसे फैन हमारे ऊपर होता है, इस तरीके से। अबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग, ये ऑन का प्रयोग है, ये ओवर का प्रयोग है, और ये अबव का, ABOVE, अबव, ABOVE, अबव। अबव का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत ऊपर हो। जब कोई चीज़ किसी से बिल्कुल ऊपर हो भाई, ऊपर हो। आप इसको अच्छे से समझिएगा। तीनों माइनर से थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है। ऑन का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल ऊपर हो, और ओवर का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी चीज़ से थोड़ा ऊपर हो। जैसे यहाँ ऊपर है, यहाँ थोड़ा ऊपर हो। और जब कोई चीज़ किसी से बिल्कुल ऊपर हो, जहाँ तक हम उससे संपर्क ना कर पाए या हाथ वगैरह ना लगा पाए। जैसे देयर इज ए, जैसे एग्जाम्पल, देयर is a pen dash the table, there is a pen dash the table, उसके बाद fan is moving dash my dash is moving fan is moving dash my head, there is a pen dash the table, fan is moving
डैश माई हेड, और उसके बाद है एरोप्लेन, 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 एरोप्लेन इज फ्लाइंग, इज फ्लाइंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश माई हेड, डैश माई हेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑन जब कोई किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, ऑन ओवर जब कोई चीज़ किसी से थोड़ा ऊपर हो, अबव जब कोई चीज़ किसी से बिल्कुल ऊपर हो। अब इधर देखो, देयर इज ए पेन डैश द टेबल, तो यहाँ क्या है, ऑन आएगा कि वहाँ देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, जो पेन रखा है वो कहाँ रखा है, टेबल पे, टेबल के ऊपर बिल्कुल ऊपर पेन रखा जाएगा तो ऑन आएगा। उसके बाद फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग, जो पंखा है वो घूम रहा है, माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, वो क्या है कि किसी जो थोड़ा ऊपर है, फैन क्या होता है, थोड़ा ही ऊपर होता है, तो यहाँ क्या आएगा, ओवर, ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश माई हेड, जो एरोप्लेन तो क्या होता है, हमारे से बहुत ऊपर होता है, तो अबव आएगा, बिल्कुल आसान है, अबव। तो इसका प्रयोग क्या होगा, अबव। देखिए, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड। अब आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद है भाई, उसके बाद है टू का प्रयोग मोशन दिखाने के लिए किया जाता है। टू का प्रयोग मोशन दिखाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। टू का प्रयोग मोशन दिखाने के लिए किया जाता है। ही गोइज टू, जैसे एग्जाम्पल है, टू पढ़ेंगे भी, टू का प्रयोग मोशन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ही गोइज डैश स्कूल, ही गोइज डैश स्कूल, या यू वेंट डैश मार्केट, यू वेंट डैश मार्केट, ही वेंट डैश दिल्ली, ही वेंट डैश दिल्ली, अब आप देखिए कि टू का मोशन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने वो देखा था, इनटू का प्रयोग किया था कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वो क्या कर रहा था, मोशन। और ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, मतलब एक चीज़ का अंदर ही होना, एक चीज़ का मोशन करना। तो इसी तरीके से ये टू का प्रयोग किया, ही गोइज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यू वेंट टू मार्केट, तुम आप मार्केट जा रहे हो। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। तो जाना क्या है, एक मोशन है, वो एक जगह से हिल रहा है, हिलना ही मोशन होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मोशन दिखाने के लिए किया जाता है। और ही गोइज टू स्कूल, यू वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू दिल्ली। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो भाई। अब आपको अबव और बिलो, अबव और बिलो, इसका प्रयोग जैसे अच्छे की बात करने के लिए, अबव का प्रयोग अच्छे की बात करने के लिए, अच्छे की बात करने के लिए अबव का प्रयोग, और बेकार की बात करने के लिए बिलो का प्रयोग, बेकार की बातें करने के लिए जिससे अच्छे की बात करने के लिए अबव का प्रयोग, और बेकार की बात करने के लिए बिलो का प्रयोग। जैसे वाटर इज
water is flowing dash dangerous water is flowing dangerous make and there is no need to take tension water is flowing dash dangerous make and there is no need to take tension or it is dash my dignity to talk to such an officer तो देखिए, अच्छे की बात के लिए अबव का प्रयोग, बिलो की बात के लिए बेकार का प्रयोग। अब देखना अच्छे की बात क्या, वाटर इज फ्लोविंग, जो पानी है बह रहा है, डेंजरस एरिया से, डेंजरस मतलब खतरनाक तरीके से, मेक एंड देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, परंतु टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, अच्छी की बात है कि जो पानी है फ्लो कर रहा है पूरा का पूरा डेंजरस एरिया में, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा, अबव, क्योंकि अबव मतलब ये पॉजिटिविटी है कि इसमें इस तरीके से अबव आएगा। तो इसमें क्या है, इट इज माई डिग्निटी टू टॉक टू सच ऑन ऑफिसर। हाँ, इसमें आएगा बिलो जो वाटर इज फ्लोविंग बिलो डेंजरस मेक एंड देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, जो पानी है वो खतरनाक तरीके से बह रहा है, तो ये नेगेटिविटी है, बिलो है। और इट इज़ माई डिग्निटी टू टॉक टू सच ऑन ऑफिसर, तो यहाँ आएगा अबव। वो क्या है, ऑफिसर की मतलब उपाधि के करीब है, उससे बात कर रहा है, तो ये एक अच्छाई सी बात है। तो अच्छी बात के लिए इट इज़ अबव माई डिग्निटी टू टॉक टू सच ए ऑफिसर, इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अप और डाउन, अप और डाउन। अप क्या होता है, ऊपर की ओर, अप ऊपर की ओर, और डाउन नीचे की ओर। डाउन क्या होता है, नीचे की ओर। अप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊपर की ओर, डाउन का प्रयोग नीचे की ओर। एग्जाम्पल है जैसे the price to petrol are going dash day by day। क्या कह रहा है कि द प्राइस टू पेट्रोल आर गोइंग डैश डे बाय डे, और
तो इसमें किसका प्रयोग होगा? अप का प्रयोग होगा भाई। किसका? अप का। जैसे द प्राइस टू पेट्रोल, ऊपर की ओर जा रहा है, जो पेट्रोल के प्राइस है आर गोइंग अप डे बाय डे, जो ऊपर की ओर जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत है वो दिन पर दिन है क्या है? ऊपर की ओर जा रही है मतलब बढ़ रही है। द प्राइस टू पेट्रोल आर गोइंग अप डे बाय डे, तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? अप का। डे बाय डे क्या हो रहा है? प्राइस पेट्रोल गोइंग, गोइंग मतलब बढ़ रहा है। इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है ही इज क्लाइंबिंग अप डैश द हिल स्टेयर, तो इसमें भी क्या आएगा? अप आएगा भाई। इसमें भी अप का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे कि वो ही इज क्लाइंबिंग द हिल स्टेयर, वो पौड़ियों पर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से हम अप का प्रयोग करेंगे भाई। तो ही इज क्लाइंब डाउन द हिल स्टेयर, वो पौड़ियों से नीचे की ओर जा रहा है। या द प्राइस टू पेट्रोल आर गोइंग डाउन डे बाय डे, जो पेट्रोल है वो नीचे की ओर आ रहा है। ही इज क्लाइंबिंग अप द हिल स्टेयर, वो पौड़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज क्लाइंबिंग डाउन द हिल स्टेयर, अप द हिल स्टेयर, अप डे बाय डे, डाउन डे बाय डे। आपने इस तरीके से इसको प्रेपोजिशन को देखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप दूसरी बार वीडियो को ज़रूर देखना। और इसी तरीके से आपको, मेरे ख्याल से इससे सरल भाषा में आपको प्रेपोजिशन कोई सिखा नहीं सकता, और ना ही इस तरीके से आपको कोई यही एक तरीका है जो कमज़ोर बच्चे के लिए है। मैंने बिल्कुल हिंदी भी और इंग्लिश में दोनों प्रयोग किया और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को हर रोज़ देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।